हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा समय है जब 3 पड़ोसी देश सीमा पर एक साथ तनाव दे और दूसरी ओर कोरोना विकराल हो व चरमराती अर्थव्यवस्था संभालने की कोशिश जारी हो। सामरिक स्थिति यह है कि एक देश जो सदियों से सांस्कृतिक धार्मिक एकात्मकता के तार से जुड़ा हो, अचानक कुछ भूभाग पर दावा करे और सीमा पार के लोगों से मारपीट करे। दूसरे पड़ोसी के उपद्रव जारी है, लेकिन तीसरा एक सामरिक आर्थिक महाशक्ति है। ऐसे में सरकार व उसके मुखिया के लिए चिंता का वक्त है। एक भी गलती उसे इतिहास में भी गलत ठहरा सकती है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट "वाई पीएम इज साइलेंट, वाई इज ही हाइडिंग" अव्यवहारिक व राजनीतिक अदूरदर्शिता भी है। समाजशास्त्रीय अवधारणा है कि युद्ध या उसकी आशंका के समय जनता सरकार के साथ होती है। समाजशास्त्रीय अवधारणा है कि युद्ध या उसकी आशंका के समय जनता सरकार के साथ होती है। फिर यही अवसर प्रधानमंत्री पर ओवर एक्सपोजर का आरोप लगाती रही है। दूसरा, प्रधानमंत्री 2 दिन से कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। अपने रक्षा मंत्री और सैन्य अधिकारियों से रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे ट्वीट न केवल बचकाने लगते हैं बल्कि पार्टी की छवि भी प्रभावित करते हैं। यह सामान्य अवसर नहीं है जब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की लानत मलानत का शाश्वत भाव रखे। ध्यान रहे कि सत्ता की ओर से एक अतिरेक मिश्रित वक्तव्य युद्ध की विभीषिका में 139 करोड़ लोगों को झोंक सकता है। यही नासमझी 1962 में हुई थी, जिसमें इसी चीन ने हमारी सरकार की सेना को परास्त करते हुए भारत की 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र के बारे में संसद में कहा था, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तो महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतार कर अपना गंजा सिर दिखाते हुए पूछा था, यहाँ भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे कटवा दिया जाए। 70 साल की प्रजातांत्रिक प्रणाली में विपक्ष को भी समय और स्थिति के अनुरूप प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सामरिक मामलों में विपक्ष को सरकार हर तथ्य बताए। इस ट्वीट के 3 दिन बाद राहुल गांधी का एक और ट्वीट आया, जिसमें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसे प्रधानमंत्री की आलोचना के पहले किया जाना उचित होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन उपलब्धियों का समर्थक बखान करते नहीं थकते, उन्हीं में एक रिकॉर्ड ऐसा है जो मोदी आर्मी को डरा सकता है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इतनी बार बीजिंग की यात्रा, कुल 9 यात्राएं बतौर 5 पीएम, 4 बतौर गुजरात मुख्यमंत्री नहीं की है, और चीनी नेतृत्व के साथ संबंध मजबूत करने में इतने व्यक्तिगत प्रयास नहीं किए जितने मोदी ने किए हैं। इसलिए अगर 1962 युद्ध को नेहरूवादी चीन का बड़ा धोखा मानते हैं तो भविष्य में मोदी समर्थक लद्दाख 2020 की निंदा भी इसी तरह करेंगे। अगर जवाहरलाल नेहरू के चीन के प्रति लगाव का आधार प्राचीन सभ्यता के संबंधों का भ्रम था, तो मोदी का चीन से संबंध बनाने का कारण वैचारिक कम निजी ज्यादा रहा है। मोदी के चीन से मिलन को 3 स्तर पर समझ सकते हैं। पहला, इसकी जड़ें निजी आभार की भावना में है। यह अवसर भुला दिया जाता है कि 2002 गुजरात दंगों के बाद जब पश्चिमी दुनिया में मोदी का बहिष्कार किया, तब चीन और जापान ने उन्हें अपनाया। यही कारण है कि जब वे 2014 में प्रधानमंत्री बने तो पहला बड़ा देश जिसकी उन्होंने यात्रा की वह जापान था, और पहले बड़े नेता जिनका उन्होंने स्वागत किया वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे। दूसरा, बिजनेस का एंगल भी है जो संबंध को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री खुलकर चीन की सरकार नियंत्रित प्राइवेट एंटरप्राइज की सराहना करते रहे हैं। गुजरात के एक पूर्व नौकरशाह याद करते हैं कि कैसे बीजिंग की यात्रा के बाद मोदी ने अधिकारियों को चीनी बिजनेस मैनेजमेंट की तकनीकें सीखने को कहा था। वाइब्रेंट गुजरात समिटों
के दौरान कम से कम 25 चीनी कंपनियों ने गुजरात में निवेश किया था। तीसरा, शक्तिशाली हिंदुत्व राष्ट्रवाद का मोदी ब्रांड बहुत कुछ आक्रामक चीनी राष्ट्रवाद के शी दृष्टिकोण से मिलता है। दो मजबूत नेता जिनकी पार्टी में प्रभावशाली स्थिति है और नागरिकों के बीच लार्जर देन लाइफ छवि है। वे शायद अपने राजनीतिक उदय में असमानता के चलते एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए, फिर भी राजनयिक संबंध केवल निजी संबंधों के आधार पर नहीं बनते। खास तौर पर चिंताजनक इतिहास वाले भारत चीन जैसे देशों के बीच इस अर्थ में पूर्वी लद्दाख में हुआ खूनी संघर्ष कूटनीति के बेहद निजी ब्रांड की सीमाएं दिखाता है, जहां निजी व्यक्तित्व की सनक को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत प्रक्रिया को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में इतनी दुनिया घूमे हैं कि विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री की मिथक निर्माण मशीन के पीछे चलने वाला विभाग बन गया। फिर वे चाहे स्वर्गवासी सुषमा स्वराज रही हो, जिनका नीति निर्माण में बहुत कम प्रभाव रहा, या फिर डॉक्टर एस जयशंकर हो, जिनकी बुद्धिमत्ता और राजनयिक अनुभव का मोल मोदी की करिश्माई नेता की आत्म छवि के आगे बहुत कम लगता है। इससे शायद 2015 में अचानक नवाज शरीफ से मिलने जाने का नाटकीय फैसला समझ आता है, या एयरपोर्ट पर मेरे दोस्त बराक को गले लगाना, या ह्यूस्टन में रॉक कॉन्सर्ट जैसे कार्यक्रम में ट्रंप का हाथ पकड़े रहना। शोरगुल वाली सुर्खियां और अच्छा इवेंट मैनेजमेंट शायद 24x7 न्यूज कवरेज दिला दें, लेकिन वे कभी भी कठोर राजनीति और निजी समीकरणों से आगे बढ़कर संबंध बनाने के लिए जरूरी जमीनी काम की जगह नहीं ले सकते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी शरीफ की लाहौर में झप्पियों के कुछ बाद पठानकोट में आर्मी कैंप पर घातक आतंकी हमला हुआ। उसके बाद 2016 में कई आत्मघाती हमले हुए। अब महाबलीपुरम के रिजॉर्ट में शी की आवभगत के 8 महीने से भी कम समय में भारत को चीन भारत के संघर्ष में बहादुर सैनिकों को खोना पड़ा। चीनियों के मामले में यह परेशान करने वाला है कि LAC पर 4 दशक की अपेक्षित शांति कुछ हफ्तों में ही हवा हो गई। दुर्भाग्य से राजनैतिक नेतृत्व बहुत कम ही अपनी गलती मानता है। गलवान घाटी में 15 जून की रात जो जख्म मिले हैं, वे शायद अभी इतने ताजे हैं कि यह खुलकर नहीं स्वीकारा जा सकता कि समझने में गलती हुई। साथ ही कर्णभेदी राष्ट्रवाद की लहर इतनी भयंकर है कि किसी भी असफलता को स्वीकारना कमजोरी माना जाएगा। लेकिन आज नहीं तो कल किसी भी सरकार को आईना देखना ही होगा और असफलता को स्वीकारते हुए सही रास्ता तलाशना होगा। इस समय मोदी सरकार के सामने चुनौती है कि वह व्यक्तित्व केंद्रित चीनी नीति की खामियों को स्वीकारे, यह माने कि चीनी महत्वाकांक्षा खतरनाक है और फिर चीन के साथ LAC पर यथास्थिति बनाए रखने की दिशा में काम करे। यह इस तरह तय करना होगा कि राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता न हो। आर्थिक रूप से चीनी उत्पादों के बहिष्कार का नारा दोहराने या लगातार POK को फिर हथियाने की डींग हाँकने से पहले पूर्वी लद्दाख में हमारी जमीन वापस पाने से शुरुआत की जाए। और हाँ, कम से कम इस बार इस गड़बड़ का दोष नेहरू को न दे। लद्दाख संघर्ष के दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने एक चीनी ऑटो निर्माता के साथ बड़ा MOU साइन किया, जबकि चीन को गेट आउट कहते एक न्यूज शो का स्पॉन्सर एक चीनी कंपनी थी।